हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, कुछ देखेंगे इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। ये क्यों किया गया, क्या इसके एम्स थे, क्या इससे हमें फ़ायदा मिला, राइट, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी इससे जो पहले वाले सभी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, राइट। तो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ DNA and availability of simple and fast techniques to determine DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990, right। तो जैसे ही हम पीछे बात कर ही चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, बहुत सारी टेक्निक्स की मदद से हम DNA सीक्वेंसेस को पढ़ पा रहे थे, अलग कर पा रहे थे, रिकॉम्बिनेंट DNA बना पा रहे थे, राइट। लेकिन हमने ह्यूमंस के ऊपर ह्यूमन सीक्वेंसिंग जो है वो नहीं हुई थी, ह्यूमंस के ऊपर काम नहीं हुआ था, राइट। तो ये प्रोजेक्ट जो था, ये पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम के ऊपर मतलब काम जो है इसने किया है, राइट। और ये कब लॉन्च हुआ, तो ये 1990 में लॉन्च हुआ था, और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो भी कहलाया, राइट। तो HGP हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। So, the HGP was closely associated with the rapid development of new era in biology called bioinformatics, right। तो ये बहुत ही रैपिड एरा के साथ जो है वो बढ़ा है बायोलॉजी में, एक बिल्कुल नया सा कदम था ये। और इससे क्या निकला है, तो इससे ही निकला बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट, जिसमें कि हम पूरा जीनोम की सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन इसको स्टोर किया गया है, राइट। तो इसके बारे में आगे जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उससे पहले हम ये डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, राइट। हमने DNA को लिया, DNA को कट किया, राइट, और हमने क्या किया, DNA को आइसोलेट कर लिया, उसके बेस पेयर्स को हमने रीड किया, राइट, प्रोसेसिंग की उसकी, उसके अंदर नोट डाउन कर लिया, और लास्ट में हमने इसको स्टोर कर लिया कि ये जो जीनोम है, ये जो जीन्स हैं, ये पर्टिकुलर बेस पेयर जो हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड करते हैं, राइट। तो इस तरह से यही पूरी जो है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, राइट। किसी जीनोम को लेना और उसके बेस पेयर्स को पहचानना और ये देखना कि वो जो बेस पेयर्स हैं वो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्स देखते हैं, गोल्स ऑफ HGP। सम इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP वर एज फॉलोज, राइट। तो सबसे पहला गोल जो था, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, राइट। तो इसमें ये क्या करने वाले थे, इन्होंने गोल रखा कि 20 to 25,000 जो जीन्स हैं ह्यूमन DNA में, उनको आइडेंटिफाई करना कि पर्टिकुलर जीन क्या कोड कर रही है, किस चीज़ के लिए ये कोड करती है ह्यूमन बॉडी में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द सीक्वेंसेस इन द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन DNA, राइट। तो उन सीक्वेंसेस 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना और ये देखना कि किस तरह से जो ह्यूमन DNA है उसका मेकअप कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी तक अननोन है, जिन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, ये उन 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स का सीक्वेंस जान करके कि वो किस चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं, तभी हमें पता चल सकता है। तीसरी चीज़ थी स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। अब जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो पर्टिकुलर जीन है या पर्टिकुलर बेस पेयर है वो इस चीज़ के लिए कोड करता है, तो उन्हें उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करना था, राइट। तो उन्हें क्या कहा गया कि उस इन्फॉर्मेशन को वो डाटाबेसिस में स्टोर करते। उसके बाद नेक्स्ट गोल था इनका, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, राइट। तो उनके जो टूल्स थे जो वो इस्तेमाल करते इस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो उन डाटा एनालिसिस टूल्स को क्या करना था, उन्हें इम्प्रूव भी करना था, राइट, कि कोई जो एरर है वो ना आ पाए। नेक्स्ट था ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये जो इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया, इनको वो अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ जो है वो करना चाहते थे, राइट। जिस तरह से आजकल आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया या फूड इंडस्ट्रीज़ में हो गया, तो सभी जगह क्या है,
ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही एक तरह से यूज़ हो रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज, जिसे कि एलसी भी कहा जाता है, राइट। तो इन सभी इश्यूज़ के बारे में पता करना, राइट, क्योंकि ये जो थे वो इस प्रोजेक्ट से अराइज हो सकते थे, राइट। तो ये इसके गोल्स थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, राइट। तो 1990 में शुरू हुआ और 2003 में ये प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया। Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat, and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings, right? तो इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि किस तरह से डीएनए में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। और बहुत सारे न्यू वेज जो थे वो डायग्नोज किए गए कि हम किसी बीमारी को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जिनके पहले, इससे पहले जो है उन बीमारियों की इलाज ना हो, राइट। और इसके थ्रू हम उन बीमारियों को क्योर कर सकें। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, uh, energy production, environmental remediation, right। तो अब ह्यूमन सोर्सेज को छोड़ करके नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं उनके भी सीक्वेंसेस को यहाँ पे समझा गया, राइट। उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ देखी गई और कुछ डेली लाइफ के इश्यूज को भी जो है वो सॉल्व किया गया, राइट। कि हेल्थ केयर के फील्ड में इन्हें यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्हें यूज़ किया गया, राइट। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका बीटी कॉटन, राइट। वो हमें मिलता है बैसिलस थरंगजेनेसिस बैक्टीरिया से। अब उस बीटी कॉटन का फ़ायदा ये है कि उस बीटी कॉटन को जो कीड़े हैं वो नहीं लगते हैं, वो फसल जो है वो बर्बाद नहीं होगी, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जो आपको ऐसा एक नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मिला, राइट, और उसको आपने एक एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर लिया। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, राइट। तो इस तरह से जो भी बैक्टीरियाज हैं जो नॉन ह्यूमन है, राइट, इनका इस्तेमाल जो है वो आपको देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन को छोड़ करके इनके ऊपर भी रिसर्च की गई, क्योंकि इनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल थी, राइट। तो ड्रोसोफिला के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, फ्रूट फ्लाई है, राइट। तो इनको भी सीक्वेंस जो है वो इस प्रोजेक्ट में किया गया था, क्योंकि इनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैथडोलॉजीज की तरफ। तो द मेथड्स इन्वॉल्व्ड टू मेजर अप्रोचेस, राइट। तो इस मैथडोलॉजी जो है वो दो मेजर अप्रोचेस के ऊपर काम करती है। सबसे पहली अप्रोच है फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, राइट, रेफर टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसको कि ESTs भी कहा जाता है, राइट। तो पहली जो अप्रोच थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करती है, ऐसी जीन्स जो कि खुद को एज RNA एक्सप्रेस करती हैं, राइट। उसके बाद द अदर टूक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ द सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, राइट। और दूसरी जो अप्रोच है वो बिल्कुल ब्लाइंड अप्रोच है, जिसमें हम पूरा का पूरा जो जीनोम है, जो पूरा सेट है जीनोम का, उसको ही हम सिंपली सीक्वेंसिंग लेकर के उसकी चलते हैं। दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज, राइट। तो उसमें सभी के सभी कोडिंग सीक्वेंसेज भी होंगे और कुछ जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज भी होंगे, राइट। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंसेज with functions, a term referred to as sequence annotation, right। अब ये क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब हमने ब्लाइंड अप्रोच ली थी, राइट, तो वहाँ पे कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होंगे, राइट। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट रीजन्स होंगे अलग अलग फंक्शंस के, राइट। तो फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, राइट। तो ये वही पूरी टेक्निक जो है वो दोहरा रहा है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वेक्टर्स का किस तरह से हमने इस्तेमाल किया था, राइट। तो सीक्वेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक DNA का जो सेल में से हमने DNA को आइसोलेट किया था, राइट। DNA को आइसोलेट करने के बाद हमने इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लिया था,
राइट। अब हमने लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हम इसलिए नहीं जो है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि लॉन्ग पीसीस को एक तो सीक्वेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वहाँ पे कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस जो हैं वो भी आ सकती हैं, राइट। तो हमने एक छोटा सीक्वेंस लिया था, उसके हमने बहुत सारे जो क्लोन्स हैं वो बनाए थे क्योंकि हमने इसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया था, होस्ट सेल के अंदर इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई, राइट। अब वो होस्ट सेल चाहे ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर वो बैक्टीरिया है, राइट, क्योंकि ये जो है होस्ट सेल इसमें आप जो जो ये डीएनए है ये आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वेक्टर के थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र करते थे, राइट। तो द कॉमनली यूज होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट, राइट। तो कॉमनली कौन कौन से बैक्टीरिया और ईस्ट ही जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ होस्ट। और वेक्टर्स, तो वेक्टर्स वर कॉल्ड एज बीएसी क्योंकि वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, राइट। अगर वो बैक्टीरिया से लिया हुआ जो डीएनए है या फिर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, मतलब एज अ वेक्टर आप जो है वो बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, तो वो बीएसी कहलाएगा, मतलब कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट। और अगर आप ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यैक कहलाएगा, YAC, मतलब कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। The fragments were sequenced using automated DNA sequencers that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger, right। तो ये सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस कैसे किया जाता है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने एक मेथड दिया था जिसको कि सेंगर सीक्वेंसिंग कहा जाता है, उसके थ्रू उन्होंने सीक्वेंसिंग करना बताई थी कि हम जो है सीक्वेंस इस तरह से कर सकते हैं, राइट। डीएनए को हम इस तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो मेथड्स डेवलप किए गए हैं उनके प्रिंसिपल पे जो मेथड्स आगे के आगे डेवलप हुए, तो प्रिंसिपल जो है वो फ्रेडरिक सेंगर का ही यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद सेंगर इज ऑल्सो credited for developing method for determination of amino acid sequence and proteins, right। तो उन्होंने ही जो मेथड है इम्यूनो एसिड सीक्वेंसिंग का प्रोटीन्स के अंदर, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. The required generation of overlapping fragments for sequencing, right। अब ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अब ये जो सीक्वेंसेस थे इनको किस तरह से अरेंज किया जाता है, तो कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। कि कुछ में जो है वो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, तो उन रीजन्स के हिसाब से ही जो है हमें सीक्वेंसेस को अरेंज करना पड़ता है, राइट। और ये क्या है कि ये पूरी की पूरी फिर जनरेशन रिक्वायर करते हैं, जनरेशन मांगते हैं कि जो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स की हुई है, राइट। तो पूरी की पूरी जनरेशन ही आपको वैसी चाहिए जहाँ पे आपको ओवरलैपिंग जो है वो देखने को मिले सीक्वेंसिंग में, राइट। अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंसेज वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, राइट। तो ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम इस चीज़ को अलाइन जो है वो नहीं कर सकते। तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स जो थे यहाँ पर डेवलप किए गए। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome, right? Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. This was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease, restriction sites and some repetitive DNA sequences known as microsatellites, right। तो अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि ये जो सीक्वेंसेस थे, राइट, इनको नोट डाउन कर लिया गया और बाद में इनको एक एक क्रोमोसोम के साथ असाइन कर दिया गया, राइट। अब दूसरा चैलेंजिंग टास्क ये था कि जो जेनेटिक और फिजिकल मैप्स हैं, राइट, उनको किस तरह से जीनोम के ऊपर असाइन किया जाए, राइट। अब ये कैसे हुआ, तो ये हमें हेल्प की इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, राइट। और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलती है क्योंकि हमें पता है कि हर बार जो है वो सेम ही आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सेम ही साइट पर जा कर के बाइंड नहीं करता है क्योंकि डीएनए में आपको बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, राइट। और ये जो सम रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो हमें कई बार वहाँ पे देखने को मिलते हैं उनको हम माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं, राइट। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत सारी वेराइटी जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। वेरिएशंस तो डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर होती ही हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, राइट। कुछ साइलेंट फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट है द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स
3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, राइट। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर जो है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स जो है वो होते हैं। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, राइट। तो एक एवरेज जो जीन है उसके अंदर लगभग 3000 बेसिस जो है वो पाए जाते हैं। बट साइज वेरी ग्रेटली, राइट। तो अलग अलग जीन्स का अलग अलग साइज जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डेस्ट्रोफिन एट 2.5 मिलियन बेसिस, राइट। तो सबसे बड़ी जो जीन है डेस्ट्रोफिन, उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस जो है वो होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि कम से कम 3,000 है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1,00,000 टू 40,000 या फिर 80,000 से 1,40,000 जीन्स जो है वो इनका एस्टिमेट जो है वो लगाया जाता है। Almost all nucleotide bases are exactly the same in all people, right। तो ये क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट 99% 0.9% अगर आप देखेंगे 99.9%, तो सभी के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो सभी लोगों के अंदर सेम होते हैं, सभी ह्यूमंस के अंदर सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, राइट। द फंक्शंस आर unknown for over 50% of the discovered genes, राइट। तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं लेकिन उनका 50% ऐसी जीन्स हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं लेकिन उनका फंक्शन जो है वो पता ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट है लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो 2% से भी कम जो जीनोम है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। रेपिटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, राइट। तो रेपिटेड सीक्वेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमन जीनोम के अंदर, और बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज पोर्शन जो है वो रेपिटेड सीक्वेंसेस से ही बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। रेपिटेटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स, राइट। तो जो ये रेपिटेटिव डीएनए है ये कई बार 100 से 1000 बार भी जो है वो रिपीट जो है वो हुआ होता है ह्यूमन जीनोम के अंदर, डीएनए सीक्वेंस के अंदर, राइट। तो दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। तो ऐसा माना जाता है कि उनका कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन जो है वो उनका नहीं है, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट। तो वो लेकिन वो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से, हमारे डायनेमिक्स से और हमारे एवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले का इंसान कुछ और सा था और आज का इंसान जो है वो बहुत ही एडवांस जो है वैसा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स, राइट। तो जो क्रोमोसोम 1 होता है आपको पता ही है कि 23 पेयर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक बचता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। लड़का होगा तो XY होगा और लड़की होगी तो XX होगा। तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स होती हैं, कितनी होती है, तो 2968 जीन्स, एंड द Y हैज़ द फ्यूएस्ट, राइट। तो जो Y आपको पता है लड़कों में ये पाया जाता है, Y जो क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम जीन्स होती हैं 231। तो ये आप याद रख लेंगे, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस पेयर डीएनए डिफरेंसेस, मतलब कि SNPs इसको कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, pronounced as SNPs, right। इसको SNPs भी कहा जाता है, occurs in humans. The information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequences and tracing human history, राइट। तो अभी ये क्या कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी मिली हैं जहाँ पे जो सिंगल बेस पेयर्स हैं उनके ऊपर डीएनए के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलते हैं। जो ये सिंगल बेस पेयर्स हैं, राइट, ये जो डिफरेंसेस हैं इनको SNPs कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी यही है कि जो सीक्वेंस है डीएनए का, या फिर किसी भी फील्ड में इसको आप यूज़ कर सकते हैं,
उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो हैं वो आ रही हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं है जैसा कि होता है, राइट। तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, स्निप्स कहा जाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको क्रोमोसोम्स की लोकेशन ढूंढने में आपको हेल्प कर सकती है, राइट। या फिर अगर उनसे जुड़ी हुई कोई बीमारी है, राइट, उसके बारे में आप जान सकते हैं। या फिर आप ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि पहले का इंसान क्या था, कैसा था, क्या उसके अंदर फीचर्स थे, क्या आज वो इंसानों के अंदर फीचर्स हैं या नहीं है, राइट। तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी आप जान सकते हैं इन्हीं की मदद से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस हमें इसकी मदद से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल रिसर्च, राइट। तो बायोलॉजिकल बेसिस पे आप बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कवर कर सकते हैं और उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए या अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडी वन और अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम, राइट। तो पहले के समय में रिसर्चर्स जो होते थे या तो वो एक या फिर कुछ ही जीन्स जो थे वो एक समय पे पढ़ पाते थे विद द होल जीनोम सीक्वेंसेस, राइट, कि पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंसेस की मदद से। एंड न्यू हाई थ्रू आउटपुट टेक्नोलॉजीज वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। लेकिन अब जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की मदद से अब हम ब्रॉडर स्केल पे बिल्कुल सिस्टमैटिकल क्वेश्चन के अप्रोचेस को लेकर के चल सकते हैं और अपनी जो भी हमारी रिसर्च है, राइट, उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जो भी हम जानना चाहते हैं हम या तो पर्टिकुलरली उस पे ही काम करें या फिर हम पूरा होल जो चीज़ है उसको भी लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद है दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, राइट, कि वो सभी के सभी जो जीन्स हैं उसको एक जीनोम में वो स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, राइट। तो सभी के सभी ट्रांसक्रिप्ट्स को आप स्टडी कर सकते हो टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ट्यूमर्स में। और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स और चेस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि बहुत सारी जीन्स, प्रोटीन्स, ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से आपस में मिलकर के काम करनी है, पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है इनका, राइट। तो आप पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है पूरी लाइफ की, वो यहाँ से आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपको इतनी अवेलेबिलिटी देता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि वाई क्रोमोसोम में आपको कितनी जीन्स देखने को मिलेंगी, फर्स्ट क्रोमोसोम में कितने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको छोटे मोटे से यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।